Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss Punjab Price Control of Essential Commodities Act 2024। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस एक्ट को डिटेल में प्रैक्टिकली डीपली और कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये एक्ट क्यों लाया गया और कैसे ये एक्ट इफ़ेक्टिव है पंजाब के अंदर। इस एक्ट को पढ़ने से पहले आपको एक टर्म जो है एसेंशियल कमोडिटीज़, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि ये पूरा एक्ट आपको समझने में आसानी हो। एसेंशियल कमोडिटीज़ से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जो आपकी सर्वाइवल के लिए और डेली लाइफ के लिए हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को, हर पंजाब में रहने वाले हर बंदे को, बल्कि दुनिया में रहने वाले हर बंदे को वो चीज़ें चाहिए होती हैं। वो क्या चीज़ें हैं? फूड आइटम्स हैं। फूड आइटम्स में क्या होता है? आटा होता है, चीनी होती है, घी होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, उसके बाद नमक होता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। उसके बाद एनर्जी आइटम्स हैं, डीज़ल है, पेट्रोल है, गैस है, कोल है, केरोसिन ऑयल है, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद आप देखें मेडिसन है, ठीक है, मेडिसन हेल्थ केयर आइटम्स में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। ये हर बंदे को चाहिए होती हैं डेली खाना बनाने के लिए। ये वेजिटेबल्स, ये घी, ये आटा, ये सब कुछ चाहिए होता है। तो अगर इनकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो क्या होता है कि मुल्क के अंदर मसाइल पैदा होते हैं, इन्फ्लेशन पैदा होती है, महंगाई हो जाती है और गवर्नमेंट को ब्लेम लगाया जाता है। तो गवर्नमेंट ने इस मसले को हल करने के लिए ये एक्ट दिया है ताकि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं इनकी प्राइस को कंट्रोल किया जाए। अब ये इनकी प्राइस को कैसे कंट्रोल किया जाएगा वो हम इसके डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं अभी। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि ये एक्ट एसेंशियल कमोडिटीज़, जो कि इसी एक्ट के एंड पे 49 कमोडिटीज़ है। नंबर आपने याद रखना है, कितनी कमोडिटीज़ हैं? 49 कमोडिटीज़ बताई गई हैं। ये एसेंशियल कमोडिटीज़, वो आपको कमोडिटीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस नंबर आप याद कर लें। और ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एसेंशियल कमोडिटीज़ डेली लाइफ की और सर्वाइवल के लिए होती हैं। तो आपको फिर जो है वो ख़ुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी कमोडिटीज़ होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं टाइटल ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का टाइटल क्या है, नाम क्या है? टाइटल है जी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। ये इसका टाइटल है। एक्ट नंबर कौन सा है? एक्ट नंबर से मुराद होता है कि ये जो 2024 में ये एक्ट आया ना, तो 2024 में जितने भी एक्ट आए हैं तो इसका कौन सा नंबर था? तो 2024 में ये 7वां एक्ट था। इससे पहले 6 एक्ट आ चुके थे। ठीक है जी। उसके बाद पास्ड बाय प्रोविंशियल असेंबली। कोई भी एक्ट आता है तो जैसा कि मैं पहले वीडियोस के अंदर, होर्डिंग एक्ट के अंदर, पीरा एक्ट के अंदर भी बता चुका हूँ डिटेल के साथ कि ये एक्ट आता कैसे है, पास कैसे होता है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स। तो शॉर्टली मैं अब आपको अगेन बता देता हूँ कि जब भी कोई एक्ट गवर्नमेंट लेके आती है तो वो असेंबली के अंदर उसका ड्राफ्ट आता है। असेंबली उसको फिर क्या करती है? पास करती है। उस असेंबली से पास होने के बाद वो एक्ट जाता है गवर्नर के पास, उस सूबे का जो गवर्नर होता है उसके पास। गवर्नर उसके ऊपर क्या करता है? अपनी मंजूरी देता है, साइन करता है, और उस साइन होने के बाद वो ऑफिशियल गैजेट में उसका नोटिफिकेशन आ जाता है और इस तरह क्या होता है कि ये एक्ट लागू हो जाता है एक पूरे सूबे के अंदर। ये तरीक़ाकार है। अब ये प्रोविंशियल असेंबली में आता है 10 जून 2024 को और गवर्नर के पास जाता है 14 जून 2024 को। ठीक है, 10 जून, फिर 4 दिन बाद गवर्नर के पास, और फिर उसी दिन गवर्नर उसको जो है वो मंजूरी देता है और उसी दिन ऑफिशियल जो गैजेट नोटिस है, नोटिफिकेशन है, उसके अंदर आ जाता है। ये चीज़ें आपने याद कर ली। 10 जून 2024 को ये असेंबली से पास हुआ और 14 जून को गवर्नर ने पास किया और ये क्या हुआ? गैजेट नोटिफिकेशन में भी आ गया। अब इसके अंदर कुछ ना रिसेंट अमेंडमेंट्स भी हुई हैं, जो डेवलपमेंट्स, इसमें कुछ चेंजेस लाई गई हैं। वो कब हुई हैं वो देखते हैं। अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स 30 जुलाई 2025।
अब ये जो बिल पास हुआ था, ये पास हुआ था 14 जून 2024 को। उसके पूरे 1 साल बाद, बल्कि 13 महीने बाद, ये जून में हुआ था और ये जो है जुलाई है। 30 जुलाई 2025 को इसके अंदर 1 साल बाद क्या की गई, अमेंडमेंट की गई, चेंज लाया गया, इसमें कुछ चीज़ें तब्दील की गई। अच्छा जी, ये अमेंडमेंट हुई और वो अमेंडमेंट फिर गवर्नर ने 5 अगस्त को पास की और 5 अगस्त को ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ गई। अब आपको पता चल गया कि 2024 में ये एक्ट 10 जून को असम्बली से पास हुआ था, गवर्नर ने 14 जून को पास किया था और गैजेट नोटिफिकेशन में भी 15 जून को आ गया था। उसके बाद इसके अंदर अमेंडमेंट कब हुई है, 30 जुलाई 2025 को हुई है और 5 अगस्त 2025 को गवर्नर ने साइन किए और गैजेट नोटिफिकेशन में भी अमेंडमेंट जो है वो 5 अगस्त 2025 को आ गई है। ये जो एक्ट है इसके टोटल सेक्शन हैं 23, ये आपने याद रखने हैं। टोटल सेक्शन जो प्राइस कंट्रोल एक्ट है उसके कितने हैं, 23। अब चलते हैं जी इस एक्ट के जो सेक्शंस हैं उनको डिटेल से देखते हैं। एक्ट 7 ऑफ 2024, ये तो हमने देख लिया। पर्पस ऑफ द एक्ट, सबसे पहले आपको पता है कि हर एक्ट के अंदर सबसे पहले बताया जाता है कि ये एक्ट क्यों लाया गया। तो दिस एक्ट एन एक्ट टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़, जैसा कि मैंने बताया कि असेंशियल कमोडिटीज़ जितनी भी है डेली लाइफ की, उनकी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। सेटअप इफेक्टिव सिस्टम टू फिक्स प्राइसेस ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़, ये जो असेंशियल कमोडिटीज़ है इनकी प्राइसेस को फिक्स करने का तरीक़ाकार इस एक्ट में बताया जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्राइसेस बढ़ाता है तो क्या करेगी गवर्नमेंट और कैसे उन प्राइसेस को कंट्रोल करेगी, ये सारा तरीका भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद कंट्रोल आर्टिफिशियल प्राइस हाइक्स एंड प्रॉफिटिंग इन पंजाब, ये जो लोग क्या करते हैं कि गोदाम में रख लेते हैं चीज़ों को, फिर उसकी प्राइस बढ़ती है। जैसा कि मैं अपना पूरा एक तरीक़ाकार आपको होर्डिंग एक्ट में बताया था कि क्या होता है कि जब भी इन चीज़ों को, ये जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं, इनको आप स्टोर कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, स्टॉक करने के बाद क्या होता है कि मार्केट के अंदर वो शॉर्ट हो जाते हैं। मार्केट में जब डिमांड बढ़ती है किसी भी चीज़ की तो प्राइस भी बढ़ जाती है, तो जब प्राइस बढ़ती है फिर वो बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तरीक़ाकार होता है प्रॉफिट कमाने का, ये जो दुकानदार होते हैं इनका। तो उसके बाद ये प्राइस कंट्रोल के रिलेटेड है, आपको पता ही है। अब चलते हैं शॉर्ट एक्सटेंट। शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है कि इसका जो टाइटल है, एक्सटेंट इसका दायरा कार और कमेंसमेंट, और ये लागू कब हुआ। दायरा कार की टाइटल की तरफ चलते हैं। दिस एक्ट इज़ कॉल्ड द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024, ये इसका नाम है। उसके बाद एक्सटेंट इसका दायरा कार, इट अप्लाइज टू द एंटायर प्रोविंस ऑफ पंजाब, ये पूरे पंजाब के अंदर जो है वो काम करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब का एक्ट है, पूरे पाकिस्तान का एक्ट नहीं है, KP के सिंध बलूचिस्तान का एक्ट नहीं है, ये पंजाब का एक्ट है। इसके नाम के अंदर भी लिखा हुआ है पंजाब प्राइस कंट्रोल एक्ट। उसके बाद चलते हैं, दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस इमीडिएटली, ये जो एक्ट है ये क्या होगा कि फौरी तौर पर पूरे पंजाब में लागू हो जाएगा। उसके बाद डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो इस एक्ट में जहाँ पे भी लफ्ज़ एक्ट आएगा उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। ये एक्ट की डेफिनेशन बाकी तमाम एक्ट्स में भी ऐसे ही है। ये जो प्राइस कंट्रोल है, इससे पहले हमने होर्डिंग एक्ट पढ़ा था, उसके अंदर एक्ट की डेफिनेशन क्या थी, होर्डिंग। जो एक्ट होता है वही, मतलब जो कि एक्ट का टाइटल होता है वही एक्ट की डेफिनेशन होती है हर एक्ट के लिहाज से। ठीक है, पैरा के अंदर उसकी पैरा वाली डेफिनेशन थी और पैरा जो टाइटल था वो वाली थी। तो इसमें क्या है, प्राइस कंट्रोल का एक्ट है, तो पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ असेंशियल कमोडिटी एक्ट 2024। उसके बाद चलते हैं जी कोड। कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ये चीज़ आपने नोट करनी है कि कोड का मतलब होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये जितने भी एक्ट हैं, इससे पहले हमने डिस्कस किए, होर्डिंग एक्ट हो गया, उससे पहले हमने देखा पीरा एक्ट हो गया, इन सब में कोड का मतलब यही है
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो एक चीज़ सब के अंदर सेम है, ये आपने याद रखनी है कि कोड का मतलब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। उसके बाद चलते हैं कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज। जो प्राइसेस हैं उनको कौन कंट्रोल करेगा, और जो सप्लाईज़ हैं, सप्लाईज़ का मतलब है कि चीज़ों को मार्केट के अंदर सप्लाई करना और ये होर्डिंग और स्टॉकिंग वगैरह को रोकना, ये किसका काम है? रेफर्स टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी होता है वो कहलाएगा कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप देख लें कि जहाँ पे भी प्राइसेस का इशू होगा, स्टॉकिंग होगी, ठीक है, और लोगों ने वेयर हाउस भर लिए होंगे, तो वहाँ पर कौन छापे मारेगा? कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज, ये मैनेज करेगा। लेकिन ये जो एक्ट है पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ये शामिल है स्केड्यूल ऑफ पीरा एक्ट के। जो पीरा एक्ट है उसका ये स्केड्यूल है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पीरा अथॉरिटी बनाई जा रही है वो इस एक्ट के तमाम फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। पहले कौन छापे मारता था? सिर्फ़ और सिर्फ डिप्टी कमिश्नर। अब कौन चेक कर सकता है प्राइसेस? मार्केट के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, गोदामों के अंदर, हर कहीं जाके अब पीरा फोर्स का जो ईओ होता है, या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, या इन्फोर्समेंट ऑफिसर, या एसडीईओ साहब है, वो भी ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपको पता चला कि ये वाला जो पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, ये पीरा एक्ट के स्केड्यूल में शामिल है। तो जब भी कोई एक्ट किसी दूसरे एक्ट के स्केड्यूल में शामिल होता है तो वो फिर उसकी अथॉरिटी शेयर हो जाती है। समझ आ गई आपको कि क्यों ये पीरा फोर्स वाले जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें भी ये इसीलिए ऐड किया गया है ये वाला एक्ट। उसके बाद काउंसिल की बात करते हैं। काउंसिल का मतलब होता है प्राइस कंट्रोल काउंसिल एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। अच्छा, एक काउंसिल बनाई गई है। काउंसिल बेसिकली एक ग्रुप होता है, ठीक है, उसको अभी हम देखेंगे। उसमें कुछ लोग होंगे, बड़े बड़े लोग जो हेड होंगे, इस पूरे कंट्रोल करेंगे ये प्राइसेस वगैरह को, तो उसको क्या कहते हैं जी? काउंसिल कहते हैं। उसके बाद चलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर ज़िले के अंदर एक प्राइस कंट्रोल कमेटी होगी। कमेटी क्या होती है? एक ग्रुप होता है कुछ लोगों का, कुछ बड़े बड़े जैसे डीसी साहब है, सेक्रेटरी होगा, कोई और लोग होंगे जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कमेटी एक बनाई जाएगी। एक तो काउंसिल बनाई जाएगी। काउंसिल क्या होती है? हेड होती है, वो बड़ी होती है, और काउंसिल के नीचे कमेटी होगी, ठीक है। काउंसिल जो है वो फंक्शन देगी कमेटी को, और कमेटी आगे परफॉर्म। तो ये आपने समझ लेना। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी मींस द कमेटी फॉर्म बाय द कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज कौन था? डीसी। तो डीसी साहब या डिप्टी कमिश्नर साहब क्या बना सकते हैं? ये कमेटी बना सकते हैं। आपसे ये एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि कमेटी कौन बना सकता है प्राइस कंट्रोल एक्ट की, तो वो डिप्टी कमिश्नर बना सकता है, ठीक है जी। उसके बाद डीलर की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डीलर मींस एनीवन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग एसेंशियल कमोडिटीज़ आइदर होलसेल और रिटेल। डीलर से मुराद हर वो बंदा है जो एसेंशियल कमोडिटीज़ को बेच रहा है। अब वो डीलर जो है वो होलसेलर भी हो सकता है, जो बड़ी मिकदार में बेचते हैं दुकानदारों को, और दुकानदार भी हो सकता है। तो ये तमाम लोग कौन है? डीलर हैं। उसके बाद एसेंशियल कमोडिटी मींस द कमोडिटीज़ लिस्टेड इन द स्केड्यूल अटैच टू दिस एक्ट। वो 49 कमोडिटीज़ जो इस एक्ट के एंड पे लिस्ट में बताई गई हैं वो सारी क्या हैं? एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, ठीक है जी। उसके बाद गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट मींस द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। जहाँ पे भी वर्ड गवर्नमेंट का इस्तेमाल होगा, आपने देखा होर्डिंग एक्ट में भी, आपने देखा पीरा एक्ट में भी, गवर्नमेंट का मतलब क्या था? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो ये दो चीज़ें, एक कोड और एक गवर्नमेंट, ये आपको पता चल गया कि हर एक्ट में सेम है। उसके बाद इंपोर्टर की बात करते हैं। इंपोर्टर का मतलब दरामदात करने वाला, बाहर से चीज़ें मंगवाने वाला। मीन्स अ पर्सन हु इम्पोर्ट्स एसेंशियल कमोडिटीज़ इनटू पाकिस्तान
किसी और मुल्क से पाकिस्तान में असेंशियल कमोडिटीज़ मंगवाता है, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल घी मंगवा लेता है, आटा मंगवा लेता है, चीनी मंगवा लेता है, उसको क्या कहेंगे? इम्पोर्टर कहेंगे। अंडर अ लाइसेंस फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट और अदरवाइज, चाहे उसके पास फेडरल गवर्नमेंट से लाइसेंस है या नहीं, लेकिन अगर उसने इंपोर्ट की है तो वो इंपोर्टर कहलाएगा। दिस डज़ नॉट इंक्लूड पर्सनल बैगेज इंपोर्ट्स। अच्छा, ये इंपोर्टर जो है, अगर कोई बंदा अपने यूज़ के लिए कोई शायद थोड़ी मिकदार में लेके आता है या अपने बैगेज, ये जो बाहर से लोग चीज़ें लेके आते हैं, वो इंपोर्टर की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है एनी ऑर्डर इशूड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के थ्रू जो भी ऑर्डर दिया जाएगा उसको ऑर्डर कहेंगे। उसके बाद प्रेस्क्राइब्ड मींस सेट आर डिसाइडेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर दिस एक्ट। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको क्या कहेंगे जी? प्रेस्क्राइब्ड कहेंगे। प्रोसीजर का आपको पता है मींस एनीवन इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। प्रोड्यूसर का मतलब होता है कोई भी बंदा जो ये एसेंशियल कमोडिटीज़ बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर। प्रोविंस पता ही है आपको, पंजाब का ये एक्ट है तो पंजाब प्रोविंस होगा। उसके बाद प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल, रेफर टू द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल एज मेंशन्ड इन द सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट। तो कंट्रोलर जनरल जो है वो सेक्शन 5 में हम अभी जाके देखते हैं थोड़ी देर बाद। उसके बाद रेगुलेशंस क्या हैं? रेगुलेशन मींस द रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के थ्रू जो रेगुलेशन, अच्छा एक होते हैं रूल्स और एक होते हैं रेगुलेशंस। रूल्स वो जो होते हैं तरीक़ाकार, कैसे क्या करना है ये वो, और रेगुलेशंस क्या होती हैं? किसी भी रूल को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं उनको रेगुलेशंस कहते हैं। रूल्स क्या हैं? मीन द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। जो भी इस एक्ट के अंदर रूल्स बनाए गए हैं वो रूल्स कहलाएंगे। स्केड्यूल का मतलब है स्केड्यूल अटैच टू दिस एक्ट। जो इस एक्ट के साथ स्केड्यूल अटैच है वही इसका स्केड्यूल होगा। सेक्रेटरी मीन्स द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। सेक्रेटरी का मतलब सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट है। उसके बाद है जी सेक्शन 3, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइस कंट्रोल काउंसिल। हमने पढ़ा था प्राइस कंट्रोल काउंसिल भी होगी इसके अंदर। अब वो कैसे बनेगी, वो कौन कौन होंगे, ये अब हम देखते हैं। कंपोजिशन हो क्या होगी, ये सारा कुछ। प्राइस कंट्रोल कमेटी कंपोजिशन। कमेटी शैल इंक्लूड, कमेटी में कौन कौन होगा जी? पहले नंबर पर जो है वो मिनिस्टर ऑफ प्राइस। अच्छा, ये जो काउंसिल्स होती हैं ये बड़ी होती हैं तो इसमें लोग भी बड़े बड़े हैं, मिनिस्टर्स वगैरह होंगे, ये भी आप देखना। तो काउंसिल के अंदर अगर वो आपको ऑप्शन देता है तो मिनिस्टरों वाले ऑप्शन आप अभी गौर कर लीजिएगा तो आपके लिए आसानी होगी। मिनिस्टर ऑफ प्राइस कंट्रोल, इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ये एक मिनिस्टर है और यही चेयरपर्सन होगा कमेटी का। ठीक है जी। कौन सा मिनिस्टर? मिनिस्टर ऑफ प्राइस कंट्रोल, इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ये कौन है जी? चेयरपर्सन है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट भी मिनिस्टर है। मैंने कहा है ना काउंसिल में बड़े बड़े लोग हैं तो मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ये इसका मेंबर है। मिनिस्टर फॉर फूड, ये इसका मेंबर है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ये भी इसका मेंबर है। होम सेक्रेटरी मेंबर है। सेक्रेटरी, अच्छा ये मिनिस्टर अब सेक्रेटरी शुरू हो गए। सेक्रेटरी भी बहुत बड़े होते हैं, चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, ये पंजाब के बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के हेड हैं ये लोग। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये भी इसका मेंबर है। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये भी इसका है। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अच्छा ये जो एग्रीकल्चर डेयरी डिपार्टमेंट, ये आप समझ रहे हैं ना, ये प्राइस, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ से रिलेटेड वाले सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी फूड डिपार्टमेंट देख लें जी। अदर मेंबर्स एज डीम्ड फिट फॉर बाय द चेयरपर्सन, और उसके अलावा कोई और मेंबर अगर चेयरपर्सन चाहेगा तो वो ऐड कर सकता है। चेयरपर्सन को आपने याद रखना है, वो कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ प्राइस कंट्रोल, इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ द प्राइस कंट्रोल काउंसिल एज सब्स्टिट्यूटेड बाय द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट। अच्छा अब आगे देखते हैं कि जो अमेंडमेंट हुई थी 2025 में,
30 जुलाई 2025 और 5 अगस्त 2025 को ये जो अमेंडमेंट होके आई है, उसके मुताबिक काउंसिल के अंदर कुछ थोड़ी सी तब्दीलियाँ लाई गई हैं। वो देखते हैं वो क्या तब्दीलियाँ लाई गई। मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट चेयरपर्सन, वही जो पहले था चेयरपर्सन वही है। उसके बाद मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, ये भी वही है। मिनिस्टर फॉर फूड, ये भी वही है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ये भी वही है। सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, ये भी वही है। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ये भी वही है। ठीक है, ये सेक्रेटरी भी है, अब ये सेक्रेटरी ऐड किया गया है। ठीक हो गया जी। उसके बाद सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक एंड डेयरी डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी फूड डिपार्टमेंट, अदर मेंबर्स एज डीम फिट बाय द चेयरमैन। ठीक है जी, मतलब है वही सेक्रेटरी और मिनिस्टर जो चेंजेस हुई हैं उसमें भी ये सारे आपको एग्जैक्टली ना याद होने या ना ज़रूरत है, सिर्फ आपने एक ट्रिक याद कर लेनी है कि काउंसिल के अंदर मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। द काउंसिल हैज़ द फॉलोइंग पावर्स इन एडिशन टू दोज गिवन इन सेक्शन 4। अब इस काउंसिल की जो पावर्स और फंक्शंस है ना वो आगे सेक्शन 4 में बताए जाएंगे, लेकिन अब उसके अलावा क्या पावर्स हैं। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ इन डिफरेंट मार्केट्स। ये क्या कर सकती है कि ये डिफरेंट मार्केट्स के अंदर डिफरेंट एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइसेस का डाटा ले सकती है। रिव्यू द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट। जो इस एक्ट के तहत एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस फिक्स की गई हैं, उनको चेंज भी ये काउंसिल का रिव्यू कर सकती है। चेंज उनके अंदर जो तब्दीलियाँ लानी है वो भी ला सकती है ये काउंसिल। सो आपसे ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस को कौन रिव्यू कर सकता है, कौन चेंज कर सकता है, तो वो काउंसिल चेंज कर सकती है। मॉनिटर द एक्शन टेकन अंडर द एक्ट टू कंट्रोल द प्राइसेस, और उसके बाद जो एक्शंस हैं प्राइस कंट्रोल करने के लिए वो सारे मॉनिटर, उनको देखना किसका काम है, काउंसिल का काम है। इशू डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स टू मेक श्योर द एक्ट इज़ प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। डायरेक्शंस और ऑर्डर्स वगैरह देना भी इसी काउंसिल का काम है, सबसे बड़ी जो है, ताकि इस एक्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। ठीक है, अब इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने में कौन मदद करेगा? पीरा अथॉरिटी मदद करेगी। ठीक है जी, पुलिस अब इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। पुलिस कौन सी होगी? पीरा फोर्स वाली पुलिस जाएगी, वो अब ये सारे काम बड़े इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करेगी। तो ये एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। द डायरेक्टोरेट जनरल कमोडिटीज़ प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट विल एक्ट एज द सेक्रेटरेट ऑफ द काउंसिल। तो सेक्रेटरेट ऑफ काउंसिल क्या होगा? ये डायरेक्टोरेट जनरल कमोडिटीज़, ये जो बंदा है। उसके बाद सेक्शन 4 पावर्स टू मेक ऑर्डर्स। ये जो काउंसिल है इसकी पावर्स और आर्डर वगैरह किसने देने हैं? ये काउंसिल नहीं देने। अब हम देखते हैं डिटेल में। द काउंसिल आर थ्रू द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल। प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल है या काउंसिल है। एन अथोराइज्ड ऑफिसर आर कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज। कोई अथोराइज्ड ऑफिसर, कोई प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल या फिर कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज जो कि डीसी साहब हैं, मे इशू आर्डर फॉर एसेंशियल कमोडिटीज़। कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज़ के रिलेटेड वो आर्डर इशू कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि आर्डर्स कौन इशू कर सकता है? प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल, ऑथोराइज्ड ऑफिसर जो 17वें या 18वें ग्रेड का होता है, और कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज डीसी साहब। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? ये ऑर्डर इशू कर सकते हैं। उसके बाद रेगुलेट प्राइसेस, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई एंड सेल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। प्राइसेस को रेगुलेट करना, प्रोडक्शन को रेगुलेट करना, ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई, ठीक है, एंड सेल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। ये तमाम चीज़ें मैनेज करना, कंट्रोल करना किसका काम है जी? काउंसिल का। Ensure that these commodities are available at fair prices and are equitably distributed। ये इसकी प्राइस को जो है वो चेक करना भी इसी का काम है। Without limiting the powers under subsection 1, an order may include। अच्छा, ऑर्डर में क्या क्या, कौन ऑर्डर में क्या हो सकता है वो अब देखते हैं। Control price at which any essential commodity can be bought or sold
in an area। आप एक ऑर्डर जारी कर सकते हैं जिसमें आप कोई भी जो कमोडिटी है, कोई घी या आटा, उसकी प्राइस को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एरिया के अंदर। उसके बाद दूसरा ऑर्डर में क्या हो सकता है, रेगुलेट प्रोडक्शन, कि कोई भी फैक्ट्री जो है वो अगर बिलफर्ज क्या करती है कि आटा प्रोड्यूस तो कर रही है लेकिन वो उसको स्टॉक कर देती है या आटा प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, तो उसको जो है वो चेक करना कि उसने क्यों बंद किया है, रेगुलेशन उसको रेगुलेट करना है, ठीक है। ये भी काम आर्डर के ज़रिए किया जा सकता है। ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी, स्टोरेज वगैरह का भी आर्डर ये दे सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो। रेगुलेट ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ इन द प्रोविंस थ्रू लाइसेंसेस, परमिट्स एंड अदर मेथड्स। कोई भी आपने एसेंशियल कमोडिटीज़ इस सूबे से कहीं और मूव करनी है या किसी और एरिया में मूव करनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस, परमिट्स, ये सारी चेकिंग आपने जो है वो करनी है। ऑर्डर के ज़रिए आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोहिबिट विद होल्डिंग सेल ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी दैट इज़ ऑर्डिनरली केप्ट फॉर सेल। उसके बाद आपने रोकना है विद होल्डिंग सेल ऑफ एनी एसेंशियल, किसी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ को अपने पास रखने से आपने रोकना है। कोई भी बंदा अपने पास छुपा के ना रखे तो आप ऑर्डर जारी करेंगे ताकि वो जो है वो एक्शन लिया जा सके। रिक्वायर सेलर टू सेल पार्ट ऑफ देयर स्टॉक एट स्पेसिफाइड प्राइसेस एंड टू स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस। उसके बाद जो एक ऑर्डर ये भी जारी किया जा सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी, जैसा कि आजकल किसी इलाके के अंदर सैलाब आ गया, ठीक है, अब वहाँ पे लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे इन एसेंशियल कमोडिटीज़ को, तो ये जो डीसी साहब हैं या जो ये कंट्रोलर साहब हैं ये क्या कर सकते हैं, इशू ऑर्डर कर सकते हैं कि आप कुछ थोड़ी सी प्राइस कम करें और प्राइस फिक्स करें ताकि उन लोगों को क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, ठीक है, ख़ास लोगों को। उसके बाद फिक्स मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ दैट कैन बी हेल्ड बाय एनी प्रोड्यूसर और डीलर। अच्छा, ये जो कमोडिटी फॉर एग्जांपल हमने देखा कि लोग क्या कर लेते हैं, फैक्ट्रियों वाले अपने गोदामों के अंदर स्टोर कर लेते हैं, उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी के वो कितना स्टोर कर सकते हैं एक गोदाम के अंदर, या वो कितनी स्टॉकिंग कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट, एक क्वांटिटी जो है वो तय की जाएगी ऑर्डर के ज़रिए। उसके बाद चलते हैं कलेक्ट इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक टू कंट्रोल और प्रिवेंट द इश्यूज मेंशन्ड अबव। कोई भी इशू हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो है वो कलेक्ट की जा सकती हैं। रिक्वायर बिजनेसेस टू मेंटेन एंड शो डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, रिकॉर्ड्स फॉर इंस्पेक्शन एंड प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। बिजनेसेस को ये बताया जाएगा कि आपने प्रॉपर बुक्स और रिकॉर्ड्स बनाने हैं जो सारे जो है वो गवर्नमेंट उसको एनालाइज कर सके। रिक्वायर मेकिंग prices and essential commodities on essential commodities, making prices on essential commodities and displaying price list at the premises of every seller, importer, producer, dealers, wholesaler and retailer। क्या कि ये ऑर्डर के ज़रिए कहा जा सकता है कि तमाम लोग जो हैं वो प्राइस लिस्ट जो है वो लगाएं, अपनी इंपोर्टर हैं वो भी लगाएं, उसके बाद प्रोड्यूसर हैं वो भी लगाएं, डीलर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, दुकानों पे ये एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं ऑफिशियल जो गवर्नमेंट फिक्स करेगी उनको डिस्प्ले करें। ठीक हो गया जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अलाउ फॉर एक्सीडेंटल एक्शन इंसिडेंटल एक्शन एडिशनल पावर्स लाइक। अब कोई जो है ऑर्डर जारी किया जा सकता है किसी को एडिशनल पावर देने के लिए, जैसा एंटरिंग एंड सर्चिंग प्रेमिसेस व्हीकल्स आर वेसल्स, कि आप किसी भी जगह के अंदर एंटर हो जाएं, कोई भी गाड़ी चेक करनी है, कोई भी चीज़ चेक करनी है तो आपको ये पावर दी जा सकती है। सीजिंग आइटम्स इफ़ एन ऑर्डर वायलेशन इज सस्पेक्टेड, कोई भी आइटम जो है अगर वहाँ पे आपको वायलेशन जो है वो फील हुई है तो आप कोई भी आइटम जो है वो सीज़ कर सकते हैं। इशूइंग लाइसेंस और परमिट्स, चार्जिंग फीस फॉर इशूइंग डॉक्यूमेंट्स,
ये भी आर्डर के ज़रिए आप कोई लाइसेंस, परमिट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इशू करने की आपको किसी को आप क्या कर सकते हैं, एडिशनल पावर्स दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सीज एंड फॉरफिट, कन्फिस्केट। मतलब कि जो आपने अगर फ़र्ज़ करें कहीं पे सामान पड़ा हुआ था, जो आपने क्वांटिटी फ़िक्स की हुई थी उससे ज़्यादा 200 बैग की क्वांटिटी फ़िक्स थी फॉर एग्ज़ाम्पल, और उस गोदाम में 20 बैग एक्स्ट्रा पड़े हुए। अब वो जो 20 बैग एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं वो गवर्नमेंट क्या करेगी, कन्फिस्केट, उसको ज़ब्त कर लेगी और उसको बेच के पैसा जो है वो क्या करेगी, गवर्नमेंट के बैंक में जमा करवा देगी। कन्फिस्केट स्टॉक ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, सील प्रेमिसेस जो जगह है उसको सील की जा सकती है ऑफ बिजनेस वायलेटिंग द एक्ट, बट ओनली आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस टू बी हेयर्ड एंड गिविंग अ रिटन रीज़न। ठीक है, उनको क्या होगा कि स्पेशल मजिस्ट्रेट साहब सुनेंगे। अगर पीरा अथॉरिटी वाले अब छापा मारते हैं तो हेयरिंग ऑफिसर के पास वो जाके अपनी रुदात जो है प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि उन्होंने जो बैग एक्स्ट्रा रखे हुए थे, क्यों रखे हुए थे, क्या वो लॉफुल है या नहीं है, ये सारी प्रेजेंटेशन। उसके बाद नोट, द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 डू नॉट अप्लाई टू द सर्च, सीजर आर फोर्ट फीचर अंडर दिस एक्ट। मतलब ये कि जो क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर है 1898 उसके अंदर तरीक़ाकार सर्च, सीज़र और कन्फिस्केट करने का चीज़ों का बताया गया है, वो इसमें नहीं होगा। इसका अपना तरीक़ाकार है जो इसके अंदर बताया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट सेक्शन नंबर 5, प्रोविंशियल कंट्रोलर जर्नल। ये एक बड़ा कंट्रोलर जर्नल है जो सबसे बड़ा जो है वो ऑफिसर है। हिज पावर्स एंड फंक्शन, उसकी पावर्स और फंक्शन क्या होंगी वो देखते हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट शैल बी द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल। प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये एक ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट है, उसका जो सेक्रेटरी है वो कौन होगा? प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट। प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल का पता चल गया, ये प्राइस कंट्रोल और कमोडिटीज़ मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसका सेक्रेटरी होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद सेकंड, द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल कैन अथोराइज एनी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज पावर्स एंड परफॉर्म फंक्शंस इन अ स्पेसिफिक एरिया और फॉर स्पेसिफिक एसेंशियल कमोडिटीज़। अब ये जो बंदा है ना प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल, ये अपनी पावर्स किसी और बंदे को, किसी और ऑफिसर को क्या कर सकता है? दे सकता है ताकि वो कोई एक्शन परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल ये पीरा फोर्स के किसी बंदे को दे सकता है अपनी अथॉरिटी। वो तो वैसे भी अब जो है वो इंडिपेंडेंटली भी इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पीरा फोर्स काम कर सकती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद बात करते हैं द डिप्टी कमिश्नर विल बी द कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज। डिप्टी कमिश्नर डीसी साहब जो हैं वो कौन होंगे? पहले भी मैंने आपको बताया, वो होंगे कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज इन हिज डिस्ट्रिक्ट एंड विल हैव द सेम पावर्स एज द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल इन हिज ज्यूरिस्डिक्शन। अब ये जो डिप्टी कमिश्नर जो है उसकी भी सेम पावर्स होंगी किसके? प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल के जो है वो इक्वल पावर्स होंगी डीसी साहब की, लेकिन वो होंगी कहाँ पे? अपने ज्यूरिस्डिक्शंस में, अपने डिस्ट्रिक्ट में। डीसी जो है वो वैसे भी डिस्ट्रिक्ट का जो उसका जो है वो ज्यूरिस्डिक्शंस होती हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती हैं। ठीक है जी। प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल आर एनी ऑथोराइज्ड ऑफिसर इन कंसल्टेशन विद द डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी may ask for monthly or periodic statements from producers, dealers or importers। अब ये जो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल साहब हैं ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट प्राइस कमेटी की कंसल्टेशन के साथ, ऑथोराइज्ड ऑफिसर के साथ मशवरा करके किसी भी प्रोड्यूसर से मंथली या पीरियोडिक, ठीक है, स्टेटमेंट्स मंगवा सकता है प्रोड्यूसर से, डीलर से, इंपोर्टर से कि हमें आप रिकॉर्ड चेक करवाएं, आपने कितनी चीज़ें जो हैं वो पैदा की हैं, किधर बेची हैं, किससे ली हैं, ये सारा रिकॉर्ड जो है वो क्या कर सकता है? ले सकता है। उसके बाद
इसका नेक्स्ट जो है पावर है एंटर एंड सर्च प्रेमिसेस ऑफ एनी ट्रेड एसोसिएशन। कोई भी ट्रेड एसोसिएशन है वहाँ पे ये जा सकता है, उसको सर्च कर सकता है टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। जो इसको इन्फॉर्मेशन वो जो रिकॉर्ड दिया गया था उस रिकॉर्ड के मुताबिक ये अब छापा मारेगा उस फैक्ट्री के ऊपर और चेक करेगा कि क्या वाकई ये रिकॉर्ड सही है या गलत है। ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट आर रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी सोर्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट। और इस एक्ट की इन्फोर्समेंट के लिए कहीं से भी वो डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स वगैरह जो है वो मंगवा सकता है। उसके बाद सेट द प्राइसेस फॉर एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स इन केस ऑफ डिफरेंशिएटेड कमोडिटीज़, कि वो डिफरेंट ब्रांड्स की क्या करेगा, प्राइसेस को भी सेट करना काम किसका है, ये इसी बंदे का है। आफ्टर फॉलोइंग द रिक्वायर्ड प्रोसीजर, एक ख़ास प्रोसीजर होगा उसके तहत वो सेट प्राइसेस करेगा। सीक द असिस्टेंट ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो फेडरल और प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कोई मदद लेनी होगी तो वो भी ले सकता है। फॉर फिक्सिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हुई तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन कोई है या फिर फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे ये मदद ले सकता है। सर्च सीजर एंड फोरफेट स्टॉक्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज़ का स्टॉक है, कहीं पे कोई गोदाम है, वेयर हाउस है, वहाँ उस सर्च कर सकता है, कोई भी चीज़ जो है वो सीज़ कर सकता है, कन्फिस्केट उसको ज़ब्त किया जा सकता है। ठीक है जी। एंड सील बिजनेस प्रेमिसेस इन्वॉल्व्ड इन वायलेशन, कोई भी बिजनेस प्रेमिसेस जो जिसने वायलेशन की है उसको सील किया जा सकता है। वाइल प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्पस टू बी हेयर्ड, लेकिन वो जो बंदा है जिसने वायलेशन की है उसकी प्रॉपर जो है वो हेयरिंग होगी और उस हेयरिंग के बाद उसके फैसला किया जाएगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल नॉट अप्लाई टू द सर्च सीजर एंड फॉरफीचर अंडर दिस एक्ट। ये हमने पहले भी देखा कि ये कोड के अंदर जो ये तरीका सर्चेस का, सीजर का और कन्फिस्केशन का बताया गया है वो इसमें जो है वो नहीं अप्लाई होगा, इसका अपना तरीका है। फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस, फिक्सेशन आर्टिकल 6 क्या है जी, फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस, उसको देखते हैं। द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल आर एन अथोराइज्ड ऑफिसर, ये जो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल है या कोई अथोराइज्ड ऑफिसर है, आर द कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाई, या फिर डीसी साहब है, मे इशू आर्डर, वो आर्डर जारी कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है, प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल, अथोराइज्ड ऑफिसर या कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाई, ये आर्डर जारी करके क्या कर सकते हैं, फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस। सेट मैक्सिमम प्राइसेस फॉर एसेंशियल कमोडिटीज़, एसेंशियल कमोडिटीज़ की मैक्सिमम प्राइस सेट कर सकते हैं। डिफरेंट प्राइसेस में बी सेट फॉर डिफरेंट एरियाज़, अच्छा डिफरेंट एरियाज़ में एक ही मतलब है, फॉर एग्जांपल आटा है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनके अंदर आटे की ज़रूरत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे जो है वो प्राइस डिफरेंट जो है वो सेट की जा सकती है। किसी और एरिया में डिफरेंट, कोई पोश एरिया तो वहाँ पे ज़रा महंगा भी प्राइस सेट की जा सकती है। डिफरेंट प्राइसेस में बी सेट फॉर डिफरेंट एरियाज़ आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। द टाइम पीरियड फॉर विच द प्राइस आर फिक्स्ड में आल्सो बी स्पेसिफाइड, और उसके बाद टाइम पीरियड भी बताया जाएगा कि कितने टाइम पीरियड के लिए ये प्राइस जो है वो फिक्स की जा रही है। प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल आर एन अथोराइज्ड ऑफिसर कैन रिव्यू द प्राइसेस एंड एक्सटेंड द पीरियड फॉर विच द प्राइसेस आर फिक्स्ड, वो प्राइसेस को चेंज भी कर सकता है। प्राइसेस के पीरियड मतलब कि प्राइसेस जितने अरसे के लिए सेट की गई थी, फिक्स की गई थी, उसको एक्सटेंड करना है तो वो एक्सटेंड भी कर सकता है। ठीक है जी। इफ़ नीडेड दे मस्ट रिकॉर्ड रीज़न इन राइटिंग फॉर एनी चेंजेस, जो भी चेंजेस वो प्राइसेस के अंदर करेंगे उसकी रिकॉर्ड के अंदर रीज़न भी राइट करेंगे। उसके बाद सेक्शन 7 की तरफ चलते हैं, सेलिंग और रीसेलिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। अब चलते हैं कि सेलिंग कैसे होगी और उनकी रीसेलिंग। नो पर्सन इज़ अलाउड टू सेल और रीसेल एसेंशियल कमोडिटीज़ एट प्राइसेस हायर देन द मैक्सिमम फिक्स्ड प्राइस, जो मैक्सिमम फिक्स्ड प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस पर कोई भी बंदा सेल या रीसेल नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब ये कि कोई अगर फ़र्ज़ करें रिटेलर है
वो उसने एक 500 एक कमोडिटी की प्राइस दी है, तो आगे दुकानदार वो 520 की नहीं बेच सकता अगर गवर्नमेंट ने उसकी मैक्सिमम प्राइस 500 ही सेट की हुई थी। ठीक हो गया जी। उसके बाद सच पर्सनस मस्ट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फिक्स्ड प्राइसेस एट अ प्रोमिनेंट प्लेस एट देयर सेल्स पॉइंट। सेल्स पॉइंट के सामने कहीं जो प्रोमिनेंट प्लेस हो वहाँ पे वो अपनी फिक्स प्राइस की लिस्ट भी जो है वो शो करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे, ताकि कस्टमर पढ़े और उसके मुताबिक जो है वो अपनी परचेजेस करें। सेक्शन 8 की तरफ चलते हैं। डिस्पोजल ऑफ सीज्ड एसेंशियल कमोडिटी रिगार्डलेस ऑफ, अच्छा ये जो सीज़ करेंगे फॉर एग्जांपल कहीं पे जो एक्स्ट्रा लिमिट से ज़्यादा कुछ सामान पड़ा हुआ था, आटा पड़ा हुआ था, चीनी पड़ी हुई थी, तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट सीज़ कर लेगी। सीज़ करने के बाद उसको क्या किया जाएगा वो अब बताया जा रहा है। रिगार्डलेस ऑफ अदर लॉज द सीज्ड एसेंशियल कमोडिटीज़ कैन बी सोल्ड ऑन द स्पॉट। उसी टाइम उनको बेचा जा सकता है। ठीक है, जितना भी माल सीज़ किया गया है उसको उसी टाइम क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। पीरा अथॉरिटी छापा मारेगी या ये जो कंट्रोलर साहब डीसी साहब छापा मारेंगे और वो जितने भी वहाँ पे जो इल्लीगल चीज़ें पड़ी होंगी उसको क्या किया जा सकता है, एट द स्पॉट सेल किया जा सकता है। एट द फिक्स्ड प्राइसेस बाय द ऑफिसर हु सीज देम, जिसने उसको सीज़ किया है वो उसी टाइम उसको क्या करेगा, बेच देगा। The proceeds from this sale will be deposited in the profit bearing bank account। अच्छा, profit bearing bank account गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट होगा, उसमें वो सारा पैसा जमा करवा दिया जाएगा जिसके अगेंस्ट क्या होगा, प्रॉफिट भी मिल रहा होगा। इफ़ द पर्सन हुज कमोडिटीज़ वर सेल्ड, अब जिस बंदे की वो चीज़ें बेची गई हैं, इज़ इक्विटेड ऑफ द ऑफेंस द मनी विल बी रिटर्न टू हिम। अब ये काम तो हो गया, क्या हुआ कि एक बंदे ने स्टोर किया हुआ था माल, उसका जो ऑफिसर ने छापा मारा और माल निकल आया और उसने उसी टाइम उसको क्या कर दिया, सीज़ किया और बेच के पैसा किधर जमा करवा दिया, गवर्नमेंट के प्रॉफिट बेरिंग बैंक के अंदर। लेकिन उसके बाद हुई हेयरिंग, स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास वो बंदा, वो जो ऑफेंडर था, जिस बंदे पे इल्ज़ाम था, वो गया और वहाँ पर वो जाकर सच्चा साबित हो गया। अब वो चीज़ें तो उसकी सेल हो चुकी हैं, अब क्या होगा, मनी विल बी रिटर्न टू देम। जो इस प्रॉफिट बेरिंग अकाउंट के अंदर मनी पड़ी होगी वो सारी की सारी विद प्रॉफिट उसको रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ कन्विक्टेड, लेकिन अगर वो गुनाहगार साबित होता है फिर क्या होगा, ऑफ द ऑफेंस द मनी विल बी फोर्टिफाइड टू द गवर्नमेंट, और वो जो सारी मनी है वो क्या होगी, गवर्नमेंट उसको कन्फिस्केट कर लेगी, जब्त हो जाएगी, उस बंदे की हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद है जी आर्टिकल 9 सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। एवरी डीलर, इम्पोर्टर, प्रोड्यूसर और सेलर मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्शन, इम्पोर्ट, परचेज, स्टॉक, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ व्हेन रिक्वायर्ड इन राइटिंग बाय द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल। जब भी प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल, ऑथोराइज्ड ऑफिसर या फिर डीसी साहब इन इम्पोर्टर, सेलर या फिर ये जो भी हैं प्रोड्यूसर, इनसे रिकॉर्ड मांगेंगे एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन का, इंपोर्ट का, परचेज़ का, स्टॉक का, सेल का, तो ये उनको क्या करना होगा, प्रोवाइड करना होगा, ताकि वो उसके मुताबिक क्या कर सकें, रिव्यू कर सकें, चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। अब सेक्शन 10 है जी पेनल्टीज़। Anyone who violates an order under this act may face। अब जिसने ये आर्डर जो है वो वायलेट किया उसको क्या पेनल्टी होगी, जिसके पास, जिसने फ़िक्स प्राइस से ज़्यादा बेचा या जिसने क्या किया, कोई चीज़ स्टॉक कर ली या फिर जिसने क्या किया कि प्राइसों को बढ़ाने की कोशिश की, उसको पेनल्टी क्या लगेगी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर, 3 साल के लिए उसको कैद किया जा सकता है। ठीक है जी। फ़ाइन अप टू 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपए फ़ाइन और 3 साल कैद है जी। आर बोथ इम्प्रिजनमेंट आर फाइन। इम्प्रिजनमेंट सिर्फ दी जा सकती है या 5 लाख फ़ाइन दिया जा सकता है या फिर दोनों भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद इफ़ अ पर्सन इज़ कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट एंड इज़
कन्विक्टेड अगेन, एक दफ़ा उसने जुर्म किया और फिर दूसरी दफ़ा फिर किया, फॉर एन अदर ऑफेंस द पनिशमेंट शैल बी, अगर वो 2 दफ़ा करता है तो फिर क्या होगा, एट लीस्ट 1 मंथ इन प्रिजन, वो एट लीस्ट क्या होगा, 1 महीने के लिए जेल में रहेगा, एंड अ फाइन ऑफ एट लीस्ट 45,000 रुपये आर बोथ, और उसके बाद फ़ाइन उसको लगेगा 45,000 रुपये, या ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि एक बंदे को पहले उसने कोई जुर्म किया था, फिर दूसरा उसने अगेन कन्विक्टेड फॉर एन अदर ऑफेंस, कोई और जुर्म भी कर दिया, तो फिर क्या होगा, पहले वाली तो उसको फ़ाइन लगा हुआ है, उसके बाद ये अगला फ़ाइन भी लग जाएगा, 1 मंथ जेल के अंदर और 45,000 रुपये, या दोनों ही। देयर बिजनेस प्रेमिसेस में आल्सो बी सील्ड फॉर अप टू 7 डेज, 7 दिन के लिए उसकी फैक्ट्री, उसकी दुकान, ये सारी चीज़ें क्या की जा सकती हैं, सील भी की जा सकती हैं। और ये किसके लिए, जो 2 दफ़ा ऑफेंस करे। सील किसके लिए होगी, जो दोबारा ऑफेंस करेगा, उसकी दुकान, उसकी फैक्ट्री 7 दिन के लिए सील भी हो सकती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद चलते हैं जी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है शिद्दत, कि क्या ये ऑफेंसेस थोड़ी शिद्दत के हैं, ज़्यादा शिद्दत के हैं। ठीक है, जैसा कि कत्ल है, वो ज़्यादा शिद्दत का मतलब वो ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये जो ऑफेंस है ये क्या है, ये देखेंगे। ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट आर कॉग्निजेबल, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। ये ऑफेंसेस क्या हैं, ये हाई इंटेंसिटी के ऑफेंस के अंदर भी ये वाला ऑफेंस शामिल है। ये जुर्म हाई इंटेंसिटी का है। ठीक है जी। पुलिस जो है किसी वारंट के बगैर आपको फौरी तौर पर क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। पीरा फोर्स आएगी, आपको उठा के ले जाएगी। एंड नॉन बेलेबल, बेल इज़ नॉट गारंटेड, बेलेबल भी नहीं है। ठीक है, आपको हमने पहले होर्डिंग एक्ट में बताया, वो ऑफेंस भी नॉन बेलेबल था और वारंट के बगैर उठा सकते थे। पीरा एक्ट का भी बताया हमने कि वो भी नॉन बेलेबल है, वो भी क्या कर सकते हैं जी, बगैर अरेस्ट के उठा सकते हैं बंदे को। ठीक है, ये चीज़ें मैच हो रही हैं। उसके बाद अपील की बात करते हैं। एक बंदे के अगेंस्ट ऑफेंस हो गया, वो अपील भी तो कर सकता है। अ प्रोड्यूसर, डीलर, importer or seller who disagrees with an order of the controller of price and supplies, ये जो ऑर्डर दिया गया है कंट्रोलर प्राइस और सप्लाई का, और वो उसको क्या करता है, एग्री नहीं करता, कैन अपील टू द डिवीजनल कमिश्नर विद इन 7 वर्किंग डेज। जो डिवीजन का कमिश्नर होता है उसके पास जा सकता है। डीसी साहब ने पहले एक ऑर्डर जारी किया, डीसी साहब होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उससे बड़ा होता है डिवीजनल कमिश्नर। डिवीजन होती है डिस्ट्रिक्ट से बड़ी, तो डिवीजनल कमिश्नर के पास, उससे बड़े बंदे के पास वो जा सकता है 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, वर्किंग डेज़ का मतलब ये है कि जो छुट्टी वाला कोई दिन है तो वो उसमें शामिल नहीं होगा उन 7 दिनों में। द डिसीजन ऑफ द डिवीजनल कमिश्नर इज़ फाइनल। अब जो डिवीजनल कमिश्नर ने डिसीजन दे दिया है वो क्या हो जाएगा जी, फाइनल हो जाएगा। जैसा कि पीरा अथॉरिटी के अंदर आप किसके पास जा सकते थे, हेयरिंग ऑफिसर के पास, और हेयरिंग ऑफिसर जो फैसला कर देता था वो क्या हो जाता था, वो बन जाता था एब्सोल्यूट ऑर्डर। ठीक है, वो फाइनल हो जाता था। यहाँ पे डिवीजनल कमिश्नर आपने याद रखना है, उसका जो फैसला है वो फाइनल है। ये इससे एमसीक्यूज भी बना सकते हैं। इफ़ दे डिसएग्री विद एन ऑर्डर ऑफ द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल और ऑथोराइज्ड ऑफिसर, दे कैन अपील टू द एपलेट कमेटी फॉर्म बाय द काउंसिल विद इन 15 वर्किंग डेज। अगर ये होता है कि वो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल और ऑथोराइज्ड अथॉरिटी इनकी बात, इनका जो ऑर्डर है उसके साथ डिसएग्री करता है, दूसरा उसके पास ऑप्शन ये है कि वो एपलेट कमेटी जो है उसमें 15 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। 2 बंदों को अपील कर सकता है, डिवीजनल कमिश्नर को या फिर उससे छोटी एक कमेटी जो है उसको भी वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। द डिसीजन ऑफ द अपीलेट कमेटी इज़ फाइनल। अब इस कमेटी का डिसीजन है वो भी फाइनल ही होगा। ठीक है, अब अपील के 2 ऑप्शन है, या फिर वो डिवीजनल कमिश्नर के पास कर सकता है या फिर इस कमेटी के पास कर सकता है अपील। ठीक हो गया जी। उसके बाद सेक्शन 13 की तरफ चलते हैं। अटेम्प्ट्स एंड अबेटमेंट्स।
अटेम्प्ट्स और अबेटमेंट क्या है? एनीवन हु अटेम्प्ट टू ब्रेक आर इनकरेजेस। अबेट का मतलब होता है किसी की जुर्म करने में कोई हेल्प कर देना, ठीक है, उसको कहते हैं अबेटमेंट। कोई भी बंदा अगर ये लॉ तोड़ने की कोशिश करता है या वो किसी को क्या करता है, जुर्रत दिलाता है कि वो लॉ तोड़े, ब्रेकिंग एन ऑर्डर अंडर दिस एक्ट विल बी ट्रीटेड एज इफ़ दे देमसेल्व्स ब्रोक द ऑर्डर। अगर किसी ने किसी और को कहा है कि तुम प्राइसेस बढ़ा दो, तो इसका मतलब ये है कि जिसने कहा है वो भी ऑफेंस के अंदर उतना ही शामिल होगा, ये बात है। However, if a person buys essential commodities for personal use, not for resale, they will not be treated as abating the violation. लेकिन अगर कोई पर्सनल यूज़ के लिए लेता है तो उसको इसमें जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। ऑफेंसेस बाय कॉपरेशन, अब ये छोटे लेवल पे हमने ऑफेंसेस पढ़े थे, अब बड़ी कॉपरेशंस जो हैं उनके ऑफेंसेस को देखते हैं। If a company, body corporate, partnership or a group of individual breaks an under this act, मतलब ये कॉपरेशंस बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसके अंदर ऑनर्स भी होते हैं, शेयर होल्डर्स भी होते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं, ये सारे लोग होते हैं। तो इन सारे लोगों में से किस को पकड़ना है ये भी तो डिसाइड करना है ना, तो ये एक्ट में बताया जा रहा है। एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, मेंबर और ऑफिसर involved will be held responsible unless they prove। जब भी कोई कॉपरेशन इस लॉ को तोड़ेगी तो उसके अंदर सारे लोग, जो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, मेंबर, ऑफिसर, सारे जो हैं वो कसूरवार ठहर जाएंगे, सब पे पर्चा हो जाएगा, ठीक है जी। अगर वो पर्चे से बचना चाहते हैं, तो फाइन से बचना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? द कंट्रावेंशन हैपेंड विदाउट देयर नॉलेज, कि ये जो लॉ तोड़ा गया है वो ये प्रूफ करेंगे कि उनको पता ही नहीं था। मैनेजर साहब अगर कहते हैं कि मुझे नहीं पता था, तो वो प्रूफ करेंगे और फिर वो उस सज़ा से बच सकते हैं। या सीईओ साहब या सेक्रेटरी साहब या डायरेक्टर साहब वो अपना जो है वो प्रूफ पेश करेंगे और उससे फिर वो क्या करेंगे? बच जाएंगे। दे टुक ऑल नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट इट। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि कोई कंपनी थी और वहाँ पे किसी ने स्टॉक किए हुए थे, जो मैक्सिमम क्वांटिटी थी वो 200 बैग थी, और किसी ने स्टॉक कर लिए 10,000 बैग, तो फिर क्या हुआ कि अगर मैनेजर कहता है कि सर मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन जो ऊपर डायरेक्टर है या ऑनर है उन्होंने ये जो है वो स्टॉक यहाँ पे ला के किया है, तो उसको वो प्रूव करना होगा, तो वो मैनेजर बच सकेगा। अदरवाइज़ मैनेजर भी इन्वॉल्व होगा और उसे भी फाइन होगा, ठीक है जी। उसके बाद फॉल्स स्टेटमेंट, सेक्शन 15 की बात करते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट, कोई गलत स्टेटमेंट देता है। अ पर्सन कैन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, फाइन आर बोथ इफ़ दे गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डायरेक्टर साहब, डीसी साहब क्या करते हैं, किसी से इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि हाँ भाई रिकॉर्ड और लेके आओ अपनी फैक्ट्री के सारे सेल्स के रिकॉर्ड, परचेज़ के रिकॉर्ड, और वो गलत रिकॉर्ड्स दे देता है, तो उस पर क्या होगा कि उसको 3 साल तक सज़ा और फाइन दोनों लगाए जा सकते हैं। गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट व्हेन रिक्वायर्ड अंडर एन ऑर्डर नोइंग इट इज़ फॉल्स और हैविंग रीजनेबल कॉज टू बिलीव इट इज़ फॉल्स। लेकिन अगर किसी को पता नहीं था और उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी, जानबूझ के दी है, तो फिर वो क्या है, उस पर ये इम्प्रिजनमेंट वाली क्या होगी जी, सज़ा लगेगी। मेक फॉल्स स्टेटमेंट इन एनी बुक, अकाउंट, रिकॉर्ड, डेक्लेरेशन, रिटर्न और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। किसी भी डॉक्यूमेंट जो मांगा गया था उसमें कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन पुट करके दे दिया तो उसको भी सज़ा होगी। उसके बाद जी सेक्शन 16 है पावर टू ट्राई ऑफेंसेस। ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट विल बी ट्राइड बाय अ स्पेशल मैजिस्ट्रेट। अब ये जो ऑफेंसेस हैं ये कोर्ट में जाएंगे और उसका ट्रायल कौन करेगा? स्पेशल मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 14A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत 14A के तहत जो मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया है उसके कोर्ट के अंदर इसकी क्या होगी? ट्रायल चलेगा। दे मे कंडक्ट द ट्रायल इन वन
ऑफ द टू वेज। अब इस ट्रायल का तरीक़ाकार क्या होगा? समरी ट्रायल। समरी का मतलब, ट्रायल का मतलब ये होगा कि जल्दी जल्दी उस ट्रायल को निपटाना, जितना जल्दी हो सके फौरी तौर पर ट्रायल करना। सेक्शन 262 265 ऑफ द कोड, जो क्रिमिनल कोड का सेक्शन 262 से लेके 265 तक है, वो समरी ट्रायल्स के बारे में है और वो समरी ट्रायल उसके मुताबिक होगा, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद है रेगुलर ट्रायल अंडर चैप्टर 20 ऑफ द कोड। जो क्रिमिनल कोड का चैप्टर 20 है उसके अंदर रेगुलर ट्रायल है, उस तरीके से भी ट्रायल किया जा सकता है। समरी ट्रायल और रेगुलर ट्रायल, ये दो तरीके हैं जी। इफ़ स्पेशल मजिस्ट्रेट बिलीव एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, और इस ट्रायल के नतीजे में स्पेशल मजिस्ट्रेट इस फैसला सुना देता है कि हाँ वाकई जुर्म हुआ है, दे कैन एंटर द प्रीमिसेस वेयर द ऑफेंस अकर्ड एंड कंडक्ट द ट्रायल एज आउटलाइंड अबव। उसके बाद वो ट्रायल कर सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टन केसेस, सेक्शन 17 है जी। इफ़ समवन इज़ चार्ज्ड विद वायलेटिंग एन ऑर्डर अंडर दिस एक्ट दैट रिक्वायर्स लॉफुल अथॉरिटी, अगर कोई बंदा जिसको जो है वो जुर्माना कर दिया गया है विद वायलेटिंग एन आर्डर अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के किसी आर्डर को तोड़ते हुए, एक्ट दैट एक्वायर्स लॉफुल अथॉरिटी परमिट लाइसेंस और डॉक्यूमेंट, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव दे हैव द रिक्वायर्ड अथॉरिटी और डॉक्यूमेंट। अगर कोई किसी बंदे के पास कोई परमिट था या लाइसेंस था एक्स्ट्रा गुड्स को रखने का या फिर स्टॉक करने का, तो वो उसको प्रूव करना होगा, दिखाना होगा। उसके बाद सेक्शन 18 की तरफ चलते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर द एक्ट, नो लीगल एक्शन, लॉ सूट और प्रोसिक्यूशन कैन बी टेकन अगेंस्ट द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल। ये जो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल है, ऑथोराइज्ड ऑफिसर है या कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज है, इसके ख़िलाफ़ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये लोग बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, इन्होंने काम करना है, इन्होंने जाके छापे मारने हैं। अगर इनको ही आप फंसा देंगे कोर्ट कचहरी में तो ये फिर कैसे काम कर सकेंगे? सो कोई भी लीगल एक्शन इनके ख़िलाफ़ नहीं लिया जा सकता। ये गवर्नमेंट के इंटरेस्टेड लोग हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी, आर कंट्रोलर ऑफ प्राइस सप्लाईज एंड एक्शंस they take in good faith while carrying out the duties under this act। उसके बाद सेक्शन 19 है पावर टू मेक रूल्स। रूल्स कौन बना सकता है? द गवर्नमेंट में मेक रूल्स विया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। गवर्नमेंट जो है वो क्या बना सकती है? रूल्स बना सकती है, ठीक हो गया जी। उसके बाद सेक्शन 20 है। अब ये यहाँ से MCQs बन सकता है कि रूल कौन बनाता है प्राइस कंट्रोल के, तो वो गवर्नमेंट बनाती है। उसके बाद सेक्शन 20 है पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस। रूल्स तो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, अब उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए तरीक़ेकार कौन बनाएगा, रेगुलेशन कौन बनाएगा? वो क्या होगा? द प्राइस कंट्रोल काउंसिल। प्राइस कंट्रोल काउंसिल क्या बनाएगी? रेगुलेशंस बनाएगी। कैन क्रिएट रेगुलेशंस। रेगुलेशंस क्या होती है? रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाने के तरीके। to enforce the act as long as they are in line with the act and rules. These will also be published in the official gazette। और ये जो regulations हैं ये भी और rules भी ये सारी official gazette के अंदर publish होंगी। उसके बाद 21 है power to amend schedule। schedule को amend कौन कर सकता है, change कौन कर सकता है, उसके अंदर कोई तब्दीली कौन ला सकता है, वो देखते हैं जी। The council may amend the स्केजुअल विया नोटिफिकेशन। जो स्केजुअल के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें निकालनी है, वो जो असेंशियल कमोडिटीज़ 49 मैंने बताई थी उनके अंदर कोई चीज़ और ऐड करनी है, तो ये सारी पावर्स किसके पास है? ये पावर है काउंसिल के पास। ये जो काउंसिल हमने पढ़ी थी उसके पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, उनके अंदर चीज़ें ऐड या रिमूव कर सकती है। और ये सारी फिर नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल गैजेट के अंदर। उसके बाद ओवर राइडिंग इफ़ेक्ट 22 सेक्शन है। एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट विल बी मोर इम्पोर्टेंट दैन एनी अदर लॉ और रूल दैट कन्फ्लिक्ट्स विद इट। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है कि कोई भी अदर रूल है, कोई भी अदर लॉ है, उससे ये वाला लॉ क्या होगा? इम्पोर्टेंट होगा। अगर कोई कंट्राडिक्शन हो रही है तो ये वाला लॉ अप्लाई होगा, दूसरा लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक हो गया जी। If there is a conflict, the order under this act will take
प्रेसिडेंस। अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो ये वाला आर्डर जो है वो ज़्यादा अहम माना जाएगा। उसके बाद जो लास्ट इसका सेक्शन है वो रिपील एंड सेविंग का है। द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस 2023 का जो ऑर्डिनेंस था वो क्या हो गया, रिपील हो गया, इज़ रिपील्ड, वो ख़त्म हो गया है, कैंसिल हो गया है। अब क्या आ गया, एक्ट आ गया, ठीक है। ऑल एक्शंस टेकन अंडर द रिपील्ड ऑर्डिनेंस आर डीम्ड टू बी हैव बीन टेकन अंडर द, और उस वो जो ऑर्डिनेंस था उसके तहत जो भी एक्शन किए गए, जो भी लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं वो अब इस एक्ट के तहत की गई मानी जाएंगी, ठीक है। अब स्केड्यूल की तरफ चलते हैं जी। एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हमने बार बार पढ़ी वो कौन कौन सी हैं जी, अब देख लेते हैं। सबसे पहले है जी वाइट शुगर, ये जो चीनी आप लोग खाते हैं। उसके बाद वीट है, ठीक है, आटा है, आटा और मैदा एंड इट्स प्रोडक्ट्स, गुड़ है, उसके बाद पैडी है, मिल्क है, उसके बाद कर्ड और योगर्ट, दही भी इसमें शामिल है, बीफ है, मटन है, चिकन है, ठीक है जी, एग्स हैं, पोल्ट्री फीड है, फ़िश ऑफ ऑल सर्ट्स है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सारे शामिल हैं, पल्सेस दालें हैं, स्पाइसेस मिसाले हैं, रेड चिलीज़ हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र ऑल सर्ट्स केमिकल फर्टिलाइज़र। अच्छा, ये चीज़ें जो यहाँ पे है ना, ये होर्डिंग एक्ट के स्केड्यूल के अंदर भी तकरीबन यही चीज़ें थी, ठीक है, मिलती जुलती। उसके बाद है जी फुट्टी, सीड काटन, ये उधर होर्डिंग एक्ट में भी थी। कॉर्न है, पल्सेस एज फार्म प्रोड्यूस, ठीक है, दालें हैं, ग्राम वाइट एंड ब्लैक एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, एडिबल ऑयल, सीड्स है, कॉटन है, सीड ऑफ ऑल सर्ट्स, हर किस्म का सीड जो है वो भी है, उसकी प्राइसेस भी करेगा। उसके बाद पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, वीडीसाइड्स एंड उसके बाद है जी ऑक्सीजन गैस एंड सिलेंडर है। उसके बाद एलपीजी, एलएनजी फॉर डोमेस्टिक यूज़ है, सर्जिकल ग्लव्स हैं, फेस मास्क ऑफ ऑल सर्ट्स हैं, सैनिटाइज़र हैं, ये आपने उधर भी पढ़े थे होर्डिंग एक्ट में भी। सरफेस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, एडिबल ऑयल एंड घी फॉर ऑफ ऑल साइड्स है, कोल ब्रिक्स, सीमेंट, ऑर्डिनरी सैंड, उसके बाद क्रश बजरी, मटेरियल वाटर एंड फिल्टर्ड वाटर, साल्ट, केरोसिन ऑयल, फायरवुड, आइस, टी, नान, रोटी, ठीक है जी, रोटी की प्राइस आपने देखी होगी, वो जो बाहर लगी होती है 13 रुपये। ब्रेड, डबल रोटी, डेट्स, खजूर, समोसा भी शामिल है जी, समोसा लवर्स के लिए स्पेशली। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्राइस कंट्रोल एक्ट। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया और अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।